हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोशन ऑनलाइन। हम लोगों ने पिछली क्लास में जब पढ़ रहे थे हम लोग मानव जनन का अध्याय, तो हमने पिछली क्लास में बच्चों काफ़ी चीज़ें कवर कर ली थी। हमने प्राथमिक जननांग, प्राथमिक नर जननांग वृषण के बारे में। आज हम लोग देखेंगे कि प्राथमिक जननांग के साथ साथ जो द्वितीयक या सहायक जननांग हैं वो कैसे मानव के अंदर कहाँ पे व्यवस्थित होते हैं और किसका क्या काम है। चलो बच्चों, तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं अपना चैप्टर। हम लोगों ने पिछली कक्षा में, पिछली क्लास में पढ़ लिया था कि जब हम देखते हैं नर जननांग हमें जब दिखाई देता है तो नर जननांग का जो प्राथमिक हिस्सा है वो वृषण में है। वो कहाँ पे है? वृषण कोश के अंदर वृषण में है। लेकिन मैंने आपको बताया था पहले भी, जब वीर्य सेचन की प्रक्रिया करनी होती है नर को जब वीर्य मादा के योनि में स्थानांतरित करना है, विमोचित करना है, तो जहाँ पे शुक्राणु बने वो जगह और जहाँ से वो विमोचित होता है वो जगह, दोनों के बीच में एक निश्चित दूरी है। ये बीच का सफ़र शुक्राणु बनने के स्थान से लेकर विमोचित होने के स्थान तक, ये बीच का जो रास्ता है, इस रास्ते में कुछ नलिकाएं पाई जाती हैं, जो नलिकाएं हमारी मदद करती हैं शुक्राणुओं को वहाँ तक पहुँचाने के लिए। और उन्हीं नलिकाओं को हम क्या बोलते हैं? द्वितीयक जननांग बोलते हैं या सहायक जननांग बोलते हैं। क्लियर है बच्चे? तो अब हम लोग देखते हैं कि मानव के अंदर द्वितीयक जननांग या सहायक जननांग की संरचना कहाँ पे और कैसे व्यवस्थित होती है, और साथ ही साथ हम वृषण के अंदर की संरचना भी पढ़ेंगे। हमने बाहर पढ़ लिया, वृषण कोश के अंदर है, यहाँ पे मसल की कॉर्डिस आ गई, यहाँ पे डार्टोस मसल हो गया, यहाँ क्रीमेस्टर मसल हो गया, ये सब कहानी हमने पढ़ ली। वृषण के बाहर की सभी संरचनाएं पढ़ ली। अभी हमारा फोकस क्या होगा? वृषण के अंदर की, कि वृषण के अंदर की क्या स्टोरी है। तो आइए हम वृषण के अंदर की स्टोरी को आंतरिक संरचना के साथ साथ ही है हम द्वितीयक संरचनाओं को भी पढ़ जाते हैं। तो सबसे पहला हमारा आज का हेडिंग होगा वृषण की आंतरिक संरचना। वृषण की आंतरिक संरचना। हम जब वृषण को देखते हैं तो वृषण एक अंडाकार वृषण क्या है? वृषण एक अंडाकार संरचना है। जरा देखते हैं, आपकी पुस्तक में वृषण की लंबाई चौड़ाई के बारे में भी बात की गई है। वृषण का आकार एवं संरचना। अच्छा, संरचना तो हमने हेडिंग डाल ही रखा है, तो आकार की बात कर लेते हैं। वृषण, नर का जो वृषण होता है वो अंडाकार होता है ना? बिल्कुल ओवल, गोल नहीं होता, वो अंडाकार होता है वृषण। और इसमें जब हम देखते हैं तो इसकी लंबाई लगभग इसकी लंबाई 3 से 5 सेंटीमीटर, और इसकी जो चौड़ाई है, वृषण की चौड़ाई लगभग 2 से 3, या 1 भी लिख सकते हैं आप, 2 से 3 सेंटीमीटर की होती है। ये हो गया इसकी लंबाई चौड़ाई। यानी ये एक तरीके से देखा जाए तो 5 सेंटीमीटर के आसपास का एक लंबा सा स्ट्रक्चर है। क्लियर है बच्चे? जहाँ पे वृषण की एक खास बात यहाँ पे दिखाई क्या देती है कि वृषण के ठीक बाहर एक कवरिंग होती है। वृषण के ठीक पीछे, है ना, वृषण के बिल्कुल पीछे जब आप देखते हैं तो वृषण के ठीक बाहर आपको एक कवरिंग दिखाई देती है। जब हम इसको देखते हैं बच्चों, तो वृषण के ठीक बाहर एक कवर है, एक परत है, जो इस वृषण को चारों तरफ से घेरे हुए है, ऐसे। इस तरीके से एक परत है जो वृषण को क्या कर रही है? चारों तरफ से घेर रही है।
और अंदर की परत है हमारी ये जो वृषण की लाइन बना रही है। ठीक है, सबसे बाहर वृषण के सबसे बाहर होता है ट्यूनिका। ट्यूनिक नाम देते हैं हम, है ना। जब भी परत की बात करते हैं तो हम लोग ट्यूनिक नाम देते हैं। इस परत का नाम है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। क्या नाम है बच्चे? ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। 3 परत होती है, ये हो गई ठीक ऊपर की। इसके ऊपर भी वृषण के ठीक इस वाले हिस्से के ऊपर एक मोटी परत होती है, ऐसी, जहाँ पे बहुत सारे फैटी टिश्यूज, फैट वगैरह जैसी चीज़ें भरी होती है, ताकि अगर गलती से वृषण के ऊपर कोई जर्क आए, कोई चोट आए, तो ये क्या करे, उस जर्क को, उस चोट को वृषण की आंतरिक संरचनाओं तक ना पहुंचने दे। इसका नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसका नाम है ट्यूनिका वेजिनेलिस। इसका क्या नाम है बेटा? ट्यूनिका वेजिनेलिस। जब हम देखते हैं तो ये जो पूरा का पूरा संरचना देख रहे हैं, जो कवरिंग बना रहे हैं, ये पूरी की पूरी कवरिंग वृषण के लगभग 3/4 हिस्से को, 3/4 मतलब 3/4 हिस्से को तो घेर रही है। एक हिस्सा जो है वो खाली है, जहाँ पे कोई आवरण नहीं है। तो ये हिस्सा खाली क्यों है, इसका भी कुछ कारण है, बताता हूँ आपको। इसके साथ साथ जो तीसरी परत होती है, वो जो तीसरी परत है, वो तीसरी परत वृषण कोश के, वृषण के अंदर होती है। यहाँ पे जो रक्त की सप्लाई है, जो क्या है वृषण के अंदर, रक्त कोशिकाएं, रक्त वाहिनियाँ, धमनी, सिराएं, यहाँ पे पूरा ये वृषण की तीसरी परत है। तो इस तीसरी लेयर को हम बोलते हैं ट्यूनिका वैस्कुलोसा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को तीनों नाम समझ में आ गए। एक तो वैस्कुलोसा मतलब वैस्कुलर सिस्टम वाला है। वैस्कुलोसा क्या है? वैस्कुलर सिस्टम वाला है, जिससे कि इस वृषण के अंदर की कोशिकाओं को क्या मिल रहा है? पोषण मिलता है। भाई सीधी सी बात है, वृषण हमारे शरीर में है। हमारे शरीर के अंदर जितनी भी जीवित कोशिकाएं हैं, सभी जीवित कोशिकाओं को पोषण चाहिए, खाना पानी चाहिए। पोषण लाने के लिए उनके पास कोई ना कोई माध्यम होगा। हमारे शरीर के दूसरी कोशिकाओं को पोषण कौन देता है? हमारे शरीर के दूसरे अंगों को पोषण कौन देता है? रक्त। तो रक्त वाहिनियाँ, रक्त यहाँ पे आता है, धमनी और सिराएं यहाँ पे आती हैं। कैसे आती हैं? स्पर्मेटिक कॉर्ड के मदद से। याद करो, बताया था एक ऊपर से एक कनेक्शन बना है, एक मोटा सा स्पर्मेटिक कॉर्ड, उसके अंदर रक्त केशिकाएं और रक्त वाहिनियां भी हैं, और उसके अंदर नर्व फाइबर भी है। यस और नो? तो वहां से इसके पास आ जा रहा है प्रॉपर क्या, वहां से इसके पास आ जाता है प्रॉपर ब्लड सप्लाई। जो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है बेटा, देखेंगे आप लोग। तो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया जो है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का, वो वृषण के अंदर तक अपना जो ग्रोथ है वो करके, और वृषण को छोटे छोटे ऐसे पालिकाओं में बांट देता है। वृषण क्या है? ऐसे छोटे छोटे पालिकाओं में बांट देता है वृषण को। दिख रहा है ऐसे? यहां से जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख रहा हूं ट्यूनिका वैस्कुलोसा। यह परत वृषण के भीतर, यह परत वृषण के भीतर पट बनाती है, जिससे वृषण (250 से 300)
ये नंबर याद रखना, 250 से 300 पालिकाओं में बट जाता है। कितना बनाया? 250 से 300 पालिकाओं में क्या हो गया? बट गया। देखो ये नंबर आपको याद रखना है बच्चे। 250 से 300 पालिकाओं में वृषण क्या हो गया? विभाजित हो गया। यहाँ पे कौन सी परत का क्या काम है मैंने बता दिया। वेजिनलिस के अंदर क्या है? इसके अंदर वसा उतक होते हैं जो सुरक्षा कर रहे हैं। यस और नो। अब नीचे जगह नहीं बची तो यहाँ लिख देता हूँ। फैटी टिश्यूज होते हैं जो क्या कर रहे हैं? वृषण की सुरक्षा कर रहे हैं। क्लियर है बच्चे? वसा उतक होते हैं जो क्या कर रहे हैं? इसकी सुरक्षा कर रहे हैं। स्पष्ट है? यहाँ पे वैस्कुलोसा क्या कर रही है? इसको पोषण दे रही है और इनके कोशिकाओं के अंदर उपापचय या विक्रियाओं से बनने वाले कचरे को वापस लेके जाने का भी काम कर रही है। यहाँ पे ये बड़ी खास बात है। कवरिंग दिख गई। कवरिंग के अंदर आपको पता चल गया कि हाँ यहाँ पे 250 से 300 पालिकाएं बन गई। स्पष्ट बच्चे? और देखो फिर से, अब कवरिंग नहीं बनाएंगे, अब बस वृषण की संरचना खींचेंगे और आगे की कहानी पढ़ेंगे। ले लो यहाँ पे, कोई बात। ये ऐसे, और हमने ये भी तो पढ़ लिया कि इसके अंदर क्या है? पालिकाएं हैं। 250 से 300 पालिकाएं बनी हुई। ये ले लो यार। दो से 50 से 300 क्या बनती हैं? क्या? पालिकाएं। क्लियर? ऐसे। अब देखना क्या हो रहा है। आपको क्या याद करना है? इस हर पालिका के अंदर हमने कितना बनाया है? हमने कितना पालिका बनाया है? 250 से 300। इन हर पालिका के अंदर शुक्र जनन नलिकाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती है? शुक्र जनन नलिकाएं, जिनकी संख्या 1 से 3 लिख रहा हूं यहां पे। हर पालिका के अंदर हर पालिका के अंदर 1 से लेके 3 शुक्र जनन नलिकाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती है बच्चे? शुक्र जनन नलिकाएं पाई जाती हैं। कितनी नलिकाएं हैं बेटा? 1 से लेके 3 शुक्र जनन नलिकाएं पाई जाती हैं। स्पष्ट है? 1 से लेके 3 क्या पाई जाती हैं? शुक्र जनन नलिकाएं। इनका नाम क्या है? शुक्र जनन नलिका। इसका मतलब इसी नलिका के अंदर शुक्राणुओं का निर्माण होता होगा। यस और नो? मैं लिख दे रहा हूँ इसको भी। एक एक छोटी छोटी बात सब मैं आपको दे रहा हूँ, बस आपको देखना है एक बार और सारी कहानी समझ में आ जाएगी। शुक्र जनन नलिकाएं में ही क्या होता है? शुक्राणुओं का निर्माण होता है। ये वो नलिकाएं हैं जहाँ पे क्या होता है? शुक्राणुओं का निर्माण होता है इन्हीं नलिकाओं के अंदर। तो वृषण के अंदर हमने पढ़ा था ना, वृषण प्राथमिक जननांग क्यों है? क्योंकि यहीं पे युग्मक बनेंगे, यहीं पे शुक्राणु बनेंगे। तो वृषण के अंदर शुक्राणु कहाँ बनते हैं? इसके अंदर जब हम देखते हैं बच्चे तो हमें दिखाई देता है कि इसके अंदर ऐसे पतली पतली पाइप्स हैं। एक हमने लिखा है 1 से लेके 3, सामान्यतया 3 पाई जाती है। सामान्यतया एक पाली के अंदर ऐसी 3 नलिकाएं, 3 यहाँ हो गई। ऐसे ही हर पाली में 3। ऐसे ही क्या होगा? हर पाली में 3 नलिकाएं होती हैं। ये लो,
दिखा, 3 नलिकाएं यहाँ, 3 नलिकाएं यहाँ। ये नलिकाएं आपस में जुड़ती हैं और एक यहाँ पे वृषण के इस भाग में जहाँ पे कोई आच्छद नहीं है, जहाँ पे वृषण को घेरा नहीं गया है, इस हिस्से में ये सब नलिकाएं एक जालिका जैसी संरचना में खुलती है। यहाँ पे ये सब नलिकाएं क्या होंगी, इसके अंदर खुल जाएंगी। यहाँ पे एक शाखित जालिका जैसी संरचना, ऐसा लगता है कि क्या है, इसमें पूरा जाल है नलिकाओं का। और ये जाल क्यों आ रहा है, क्योंकि इधर से इधर से इधर से हर जगह से जो शुक्रजनन नलिका है वो इसी में खुल रही है। शुक्रजनन नलिका कहाँ खुल रही है, इसी में। इससे होगा क्या, शुक्रजनन नलिकाओं के अंदर जो शुक्राणु बनेंगे वो शुक्राणु वृषण के इस हिस्से में आके थोड़ी देर के लिए, परमानेंट नहीं, थोड़ी देर के लिए संचयित होते हैं। वृषण का ये हिस्सा जो देखने में किसी जाल के जैसा लग रहा है, जो देखने में कैसा लग रहा है, किसी जाल के जैसा लग रहा है, इस हिस्से को हम जालिकावत वृषण बोलते हैं या वृषण जालिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, जालिकावृत वृषण। इस रचना को हम क्या बोलते हैं, वृषण जालिका, या आप इसे जालिका वृत्त वृषण भी बोल सकते हैं। इसे क्या बोल सकते हैं, जालिका वृत्त वृषण भी बोल सकते हैं। यहां से बने शुक्राणु पहले यहां आएंगे, ठीक है। यहां पे इसके आगे जब हम जाते हैं तो हमें एक बड़ी सी इसके ऊपर, इसके ठीक आगे बढ़ते ही हमें हाथी के सूंड के जैसे, कैसी, हाथी के सूंड के जैसी एक संरचना दिखाई देती है। दिख रहा है, हाथी के सूंड के जैसी एक संरचना दिखाई देती है, एक नलिका दिखाई देती है, जिस नलिका के पास भी ऐसा नहीं कि यहाँ पे जो शुक्राणु पहुँचे वो सीधे पहुँच जाते हैं, नहीं 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 नहीं, यहाँ पे भी कुछ नलिकाएं हैं जो जालिका वृत्त से, जालिका वृत्त वृषण से वृषण के इस हिस्से को जोड़ती है। यहाँ पे भी क्या है, नलिकाएं। इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं शुक्रवाहिनी। यहाँ पे क्या पाई जाती हैं, शुक्रवाहिनियाँ पाई जाती हैं। इन्हें हम शुक्र अपवाहिनी भी कहते हैं। मैं अपवाहिनी क्यों बता रहा हूँ आप समझ जाएंगे अभी, इसका रीजन क्या है। इसे शुक्र अपवाहिनियाँ भी कहे जाते हैं। ये अपवाहिनियाँ या शुक्रवाहिनियाँ कही जाती है। नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे कौन सा हिस्सा है, क्या नाम है, ये आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। इन शुक्रवाहिकाओं के, ये शुक्रवाहिनियों के मदद से यहाँ पे बना शुक्राणु कहाँ आता है, वो इस हिस्से में आता है। और इस हिस्से में भी एक बहुत बड़ा संकुचित यहाँ पे जाल होता है। यहाँ पे क्या होता है, ऐसा जाल होता है। इस जाल जैसी संरचना जो आपको यहाँ पे दिख रही है, इसे हम बोलते हैं बच्चों अधिवृषण। ये संरचना क्या कहलाती है, अधिवृषण कहलाती है। इसे हम बोलते हैं अधिवृषण। या इसे एपिडिडाइमस बोल भी होते हैं। अधिवृषण या एपिडिडाइमस बोलते हैं। ध्यान से देख लो, यहाँ पे शुक्राणु बना, यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आने के लिए क्या है, शुक्रवाहिनियाँ, जिन्हें आप वासा, चलो इनका नाम नहीं लिखता हूँ अंग्रेजी में, वासा इफ्रिंजिया, वासा डिफ्रिंजिया, कोई मतलब नहीं, शुक्रवाहिनियाँ। इंग्लिश में मैं लिखूँ भी क्यों, अधिवृषण बोलते हैं ना, पता चले कन्फ्यूजन होने लगा। अधिवृषण बोलते हैं, अधिवृषण याद रखो।
नीचे अधिवृषण के निचले हिस्से से एक पतली पाइप फिर निकलती है। ध्यान देना, एक पतली पाइप फिर निकलती है जो वृषण कोश से बाहर निकलती है। ये जो पाइप है ना, ये वृषण कोश से बाहर निकलेगी। दिखाऊंगा। इस पाइप को हम बोलते हैं बच्चों, इस पाइप को हम बोलते हैं शुक्र वाहिका। इसे क्या बोलते हैं? शुक्र वाहिका। इस तरीके से, मतलब आपके वृषण कोश के अंदर, वृषण कोश के अंदर आपका जो वृषण है वो वृषण इतनी संरचनाओं के साथ बैठा हुआ है। आपका जो वृषण है वो इतनी संरचनाओं के साथ बैठा हुआ है। और अभी हमारा द्वितीयक अंग पूरा नहीं हुआ, अभी भी हमारा द्वितीयक अंग पूरा नहीं हुआ। मैं एक सवाल बस आपसे पूछना चाह रहा हूँ। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, एक बात बताएं बच्चे, कि अगर वृषण के अंदर 250 से 300, कितने? 250 से 300 यहाँ पे आपने बताया कि पालिकाएं बन रही हैं, और आपने ये भी बोल दिया कि एक पालिका के अंदर 1 से लेकर 3 क्या है? शुक्रजनन नलिका। तो सामान्यतः शुक्रजनन नलिका का जो नंबर है जो हम लेते हैं वो लेते हैं 3। तो टोटल कुल कितनी शुक्रजनन नलिकाएं होंगी? और यहाँ से हमें कहानी समझ में आती है कि वृषण के अंदर हम 3 लेते हैं तो 750 से लेके 900, यस और नो, शुक्रजनन नलिकाएं होती हैं। कितनी? 750 से लेके 900 शुक्रजनन नलिकाएं होती हैं। क्लियर है बच्चे? कितनी शुक्रजनन नलिकाएं? 750 से लेके 900 शुक्रजनन नलिकाएं पाई जाती हैं वृषण के अंदर। और ये शुक्रजनन नलिकाओं के अंदर ही क्या होगा? शुक्राणु बनेंगे। तो देखो, शुक्राणु इस नलिका में बने। शुक्राणु कहाँ बने? इस शुक्रजनन नलिका में। और यहाँ से बने शुक्राणु इस रास्ते से, इस मतलब यहाँ से जालिकावत वृषण में जाएंगे, जालिकावत वृषण से शुक्र वाहिनियों में जाएंगे, शुक्र वाहिनियों से अधिवृषण में आए, अधिवृषण से आके ये शुक्र वाहिका से होते हुए वृषण कोश से बाहर निकल जाते हैं। अब ये बाहर कैसे निकलते हैं वो भी देखो। मैं नाम तभी तो ले पाऊंगा जब आप देखोगे कौन कहाँ पे है, तभी मैं कहानी आगे बढ़ा पाऊंगा। तो जरा देखो, यहाँ से भी क्या हुआ। अब आपको थोड़ा सा और अलग तरीके से, इतनी सारी चीज़ें करने पे तब जाके थोड़ी पिक्चर आपको स्पष्ट हो पाती है। ये मान ले बेटा वृषण है, ठीक है। अब आप देखेंगे, आपको अब अच्छे से समझ में आएगा, और यही चित्र आपकी एनसीईआरटी ने दे रखा है। ये क्या हो गए? ये दोनों वृषण हो गए, यस और नो। वृषण के इस हिस्से से, अब देखना बना रहा हूँ, इस हिस्से से एक हाथी के सूंड जैसी संरचना निकली, और वो आके यहाँ से चली जाती है ऊपर। स्पष्ट है? इस छोर से दूसरी तरफ भी ऐसा ही होगा, दूसरी तरफ भी ऐसा ही होगा बेटा। यहाँ पे भी वृषण है, और इस जगह से भी क्या होगा? यहाँ से भी निकली, और यहाँ से। अब आपको एक चीज़ का बड़ा ध्यान देना है कि ये ऊपर गई कैसे होंगी। याद करो, पिछले कुछ लेक्चर्स में क्या मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एक कनेक्शन था, एक छेद था, जिसके द्वारा ये वृषण नीचे आया था, और उस छेद से यहाँ से एक मांसल हिस्सा आया था जिसे हमने स्पर्मेटिक कॉर्ड बोला था, यस और नो। क्या बोला था? स्पर्मेटिक कॉर्ड। यहाँ पे ये कैनाल बनाया था, रास्ता बनाया था, नाम प्रॉपर बताया था आपको, इंग्विनल पथ या इंग्विनल कैनाल। इंग्विनल कैनाल से ये उदर जो है वो वृषण कोश से जुड़ा हुआ है,
और यहीं से अगर आपको थोड़ा सा हल्का सा, मैं बस बहुत लाइट सा बनाऊंगा, आपको समझ जाना है, यहीं से ऐसा आया था क्या, स्पर्मेटिक कॉर्ड, याद आ रहा है? ऐसा क्या आया था, स्पर्मेटिक कॉर्ड। उसी स्पर्मेटिक कॉर्ड के अंदर से ये भी जाता है। लो ऐसा बना देता हूँ पूरा, एक में तो दिखा सकते ना। ये क्या है, स्पर्मेटिक कॉर्ड। स्पर्मेटिक कॉर्ड के धागे के साथ ये भी बाहर, यस और नो। स्पर्मेटिक कॉर्ड के साथ जो यहाँ से शुक्र वाहिका निकली, नाम सबके दिखा पाना थोड़ा सा पहले मैंने दिखा दिया था, इसीलिए कि अगर अब बनाएंगे ना तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। फिर भी कोशिश कर लेते हैं। इतने छोटे से डायग्राम में ना आपको सब ठीक से दिखते नहीं हैं। देख के ये हो गया अधिवृषण, दिख गया बेटा सारी संरचनाएं। मैं नाम एक बार लिख दे रहा हूँ फिर ताकि आपको एक जगह भी सब दिख जाए। ये क्या है, ये है जालिकावत वृषण। क्या है ये है जालिकावत वृषण। ये हो गया हमारा अधिवृषण, दोनों तरफ, क्योंकि एक जोड़ी है ना दोनों तरफ। और ये हो गई हमारी शुक्रवाहिका। ये क्या है बच्चे, शुक्रवाहिका, जो इंगुइनल पथ से बाहर निकल गई। और बाहर निकलने का मतलब यहां से वो आ गई आपके उदरीय भाग में, पेट वाले हिस्से में, एब्डोमिनल भाग में, यस और नो, उदरीय भाग में चली जाती है। दिख गया, यस और नो बच्चे? अब मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा और अच्छे से दिखाने के लिए मैं इंगुइनल कैनाल को थोड़ा छोटा कर रहा हूँ, है ना। बाकी चीज़ें दिख जाएंगी आपको, कोई बात नहीं, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। यहाँ उदरीय भाग में, यहाँ पे बच्चे ध्यान से देखना, यहाँ पे उदरीय भाग में यहाँ पे मूत्राशय पाया जाता है। क्या पाया जाता है यहाँ पे, मूत्राशय। मूत्राशय के अंदर होती है मूत्र नलिका, जो दोनों हमारे किडनियों से आ रही मूत्र नलिकाएं। ये जो शुक्रवाहिकाएं आती हैं, ये शुक्रवाहिकाएं, दोनों के दोनों शुक्रवाहिकाएं अपने अपने तरफ के इन मूत्र नलिकाओं के ऊपर से इसके ऊपर से यहाँ नीचे आती है। ये वाला भी, ये भी अपने तरफ से नीचे आती है, और नीचे आके मूत्राशय के आधारीय भाग पे, मूत्राशय के अंदर से एक संरचना निकलती है जिसे हम लोग बोलते हैं सिशन। यहाँ से इस हिस्से में पाया जाता है सिशन। बेस पे एकदम आधारीय भाग पे आके ये सिशन के अंदर यहाँ पे आधारी भाग पे जुड़ जाते हैं, जहाँ से मूत्र नलिका के द्वारा शुक्राणुओं को बाहर कर दिया जाता है। समझ में आया? देखो उदरीय भाग में है ये सिशन या पेनिस बोलते हैं इसको। के अंदर जाके इसके आधारी भाग पे जुड़ जाते हैं, कुछ इस तरीके से जुड़ते हैं। और अब अगर आपने इतना देख लिया
तो अब आपको पता है कि हमारे नर जनन तंत्र में जो द्वितीयक जननांग हैं, जो द्वितीयक जननांग हैं वो कौन कौन से और कहाँ कहाँ से। क्लियर बच्चे? देखो, द्वितीयक व सहायक, द्वितीयक व नहीं या लिखेंगे ना, हिंदी थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है बेटा कभी कभी। द्वितीयक या सहायक जनन तंत्र या जननांग, द्वितीयक या सहायक जननांग में अब बता देंगे आप लोग क्या क्या आते हैं और बड़े आराम से बता देंगे, यस और नो। पहला, जालिकावत, अलग पेज पे ही कर लेते हैं और सबके बारे में कौन क्या कर रहा है वो भी पढ़ लेते हैं। आ जाओ, द्वितीयक या सहायक जननांग, द्वितीयक या सहायक नर जननांग। क्या सीख रहे हैं? द्वितीयक या सहायक नर जननांग क्या क्या हो सकता है भाई? प्राथमिक तो हमारा क्या हो गया था, प्राथमिक जननांग क्या हो गया था हमारा? वृषण हो गया था, यस और नो, ये तो हम पढ़ चुके हैं। अब वृषण के बाद जो वृषण की सहायता करने वाले यहाँ से जो शुक्राणु हम लेके जाएंगे, जरा देखिए मैंने बता रखा है, शुक्राणु जो यहाँ पे बनेंगे वृषण के अंदर, वो जिस रास्ते से जाते हैं वो सब सहायक अंग कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? सहायक अंग कहलाते हैं। देखो कौन कौन से लेके जाएंगे। पहला आएगा इसमें जालिकावत वृषण, पहला क्या आएगा बच्चे? जालिकावत वृषण, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? रेटेटेस्टिस। क्या बोलते हैं? रेटेटेस्टिस। ये क्या है देखो, शुक्र जनन द्वारा बनी हुई, ये क्या करता है? शुक्र जनन नलिका में बने शुक्राणुओं का पालिकाओं से एकत्रित करके, जितने भी टेस्टिस के लोब्यूल्स थे, पालिकाएं थी, उन पालिकाओं के अंदर शुक्र जनन नलिका के अंदर शुक्राणु बने, यहां से पालिकाओं से एकत्रित करके क्या कर रहा है? ये पालिकाओं से एकत्रित करके अधिवृषण में विमोचित करता है। मतलब यहाँ से कलेक्ट किया और अधिवृषण में विमोचित करने की कोशिश करेगा, है ना, विमोचित करता है। क्लियर है? पहली बात, जालिकावत वृषण क्या कर रहा है? ये जालिकावत वृषण, यहाँ पे देखो, उसने यहाँ से इन पालिकाओं के अंदर जो शुक्र जनन नलिकाएं हैं, इन नलिकाओं में जो शुक्राणु बने उनको एकत्रित किया और उन्हें कहाँ देगा? अधिवृषण को देगा। यस और नो? दूसरा सुनना, शुक्र अपवाहिनियां, ये सब क्या है? हमारे द्वितीयक या सहायक नरजननांग हैं, हम उनके ही नाम पढ़ रहे हैं। शुक्र अपवाहिनियां, शुक्र अपवाहिनी क्या करती है? शुक्र अपवाहिनियां यह जालिकावत वृषण से, जालिकावत वृषण और अधिवृषण के, जालिकावृत वृषण और अधिवृषण के बीच की नलिका है। नलिका है जो शुक्राणुओं को अधिवृषण तक
शुक्राणुओं को जालिका व्रत या व्रत वृषण से अधिवृषण तक लाती है। क्या करती है ये? अधिवृषण तक लाती है, वो नलिका है ये। क्लियर है बच्चे? तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण भाग, अधिवृषण। सबसे महत्वपूर्ण भाग अधिवृषण। ध्यान से सुनिएगा। अधिवृषण जो है वो देखने में कैसा लगता है, हमने बनाया भी तो है, जैसे लग रहा है कि जितना बड़ा वृषण है उससे थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा ही बड़ा है, यस और नो। लेकिन मैंने इसलिए बनाया था इसके अंदर नलिका। समझिए, ये अगर आपने बोला कि ये 5 सेंटीमीटर का है तो मैं ये मान लेता हूँ कि ठीक है ये 6 सेंटीमीटर या 7 सेंटीमीटर का होगा, यही तो होगा, थोड़ा सा बड़ा। लेकिन पता है इसके अंदर जो नलिकाएं हैं, इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टेड फेज में नलिकाएं पाई जाती हैं। अगर इन नलिकाओं को आप खींच दो, तो ये जो 6 सेंटीमीटर की आप अधिवृषण के अंदर ये नलिका की बात कर रही हैं, नलिका 6 मीटर की लंबी होती है। कितनी? 6 मीटर की। बहुत मज़ेदार सा काम है बेटा इसका। अधिवृषण वृषण से विमोचित शुक्राणुओं को किसको देता है? शुक्रवाहिका को। शुक्रवाहिका तक पहुंचाता है। आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताता हूं बच्चों, बहुत ध्यान से सुनना। यहां शुक्राणुओं का कार्यात्मक परिपक्वन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात, और इसी के लिए आपसे अधिवृषण के ऊपर सवाल बनाया जाता है कि अधिवृषण का मुख्य काम क्या है? क्या बस पास करना? ना, उसका मुख्य काम क्या है? शुक्राणुओं के अंदर कार्यात्मक रूप से परिपक्वन लाना। पता है बच्चे, जहाँ पे जिन नरों के अंदर ये अधिवृषण की लंबाई या इसके नलिकाओं की लंबाई कम होती है, इन नरों के अंदर शुक्राणु बनने के बाद भी प्रजनन की क्षमता कम पाई जाती है, क्योंकि शुक्राणु बनेंगे शुक्रजनन नलिका में, वहाँ से शुक्र कोशिका या शुक्राणु बनने के बाद वो प्रजनन के लायक, उनको प्रजनन करने के लिए जो चीज़ें चाहिए, वो सारा काम, वो सारी तैयारी, वो सारी लोडिंग यहाँ होती है। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि कार्यात्मक परिपक्वन कहाँ होता है? यहाँ पे शुक्राणुओं का कार्यात्मक परिपक्वन होता है अधिवृषण के अंदर। और यहाँ पे जब शुक्राणु तैयार हो जाएगा, जब वो परिपक्व हो जाएगा कि हाँ अब मैं लायक बन चुका हूँ, अब मैं प्रजनन कर सकता हूँ, तो यहाँ से परिपक्व होकर तब वो आएगा कहाँ पे? शुक्रवाहिका में। और शुक्रवाहिका क्या करेगी? जरा देख लीजिए। शुक्रवाहिका क्या करेगी? यह शुक्राणुओं को वृषण कोश से बाहर उदरीय भाग में ले जाती है। उदरीय भाग में ले जाती है। बहुत बढ़िया, क्योंकि उदरीय भाग के अंदर है
मानव जननेंद्री। नर जननेंद्री कहाँ है? उदरीय भाग में। और हम कहाँ हैं? उदरी भाग के बाहर। तो उदरी भाग के बाहर से उदरीय भाग तक ले जाने का काम कौन कर रहा है? शुक्रवाहिका। यस और नो? यहाँ पे समझना है, वृषण उदरीय भाग के बाहर पाया जाता है। वृषण कहाँ है? उदरीय भाग के बाहर। वृषण कहाँ है बेटा? उदरी भाग के बाहर पाया जाता है। तथा नर जननेंद्री उदरीय भाग में पाया जाता है। अतः समस्त सहायक नलिकाएं शुक्राणुओं को जननेंद्रिय तक ले आते हैं। इनका काम क्या है? जननेंद्रिय तक लेके आना। ठीक है बच्चे? जननेंद्रिय वीर्य सेचन की प्रक्रिया द्वारा वीर्य मादा योनि में विमोचित करता है। मादा योनि में क्या करता है? विमोचित करता है, जिससे शुक्राणु भी मादा जननांग में चले जाते हैं। समझ में आया बच्चे? मादा जननांग में चले जाते हैं। यानी हुआ क्या क्या बातें हम लोगों ने पढ़ ली। आ जाओ फटाफट कवर करते हैं। हम लोगों ने आज कोशिश किया कि हम ये देखें कि द्वितीयक जननांग की जो संरचनाएं हैं या सहायक नलिकाएं वो क्या कर रही हैं। तो उसमें हमने कौन कौन सी संरचनाएं पढ़ी? उसमें हमने पढ़ा अपने जालिका वत्वृषण के बारे में, हमने पढ़ा वहाँ पे शुक्र अपवाहिका के बारे में, हमने पढ़ा अधिवृषण के बारे में, शुक्रवाहिका के बारे में और जननेंद्रिय के बारे में। यस और नो? ये सभी सहायक संरचनाएं बनाती हैं, जिसकी मदद से मादा के भीतर ये वृषण के अंदर बना हुआ शुक्राणु पहुंचाया जा सके। तो कैसे पहुंचाया गया? शुक्राणुओं का निर्माण शुक्र जनन नलिका में वृषण के पालिकाओं के अंदर होता है, और पालिका के अंदर बने हुए ये शुक्राणु वृषण जालिका के हेल्प से, वृषण जालिका की मदद से वहाँ से उसको अधिवृषण तक पहुँचाया जाता है, जो शुक्र अपवाहिका नाम की नलिका से स्थानांतरित होते हैं। वहाँ अब अधिवृषण के अंदर अपवाहित शुक्राणु कार्यात्मक रूप से परिपक्वन करके शुक्रवाहिका की मदद से स्पर्मेटिक कॉर्ड के साथ साथ इंगुइनल कैनाल के रास्ते उदरीय भाग में चले जाते हैं, जहां उदरीय भाग में मानव की जननेंद्रिय उपस्थित होती है, और ये उदरीय भाग में मानव जननेंद्रिय तक इस शुक्राणु को पहुंचाता है, जहां पे शुक्राणु वीर्य के रूप में मादा के जननांग के अंदर, मादा के योनि के अंदर विमोचित कर दिए जाते हैं। क्लियर बच्चे? अब हमने संरचनाएं तो पढ़ ली कि किसके मदद से जा रहा है, कैसे जा रहा है, लेकिन अब इसके आगे और अच्छे से समझने के लिए हमें पहले पढ़ना पड़ेगा कि यार वीर्य के अंदर क्या क्या है।
जो वीर्य हमने मादा के अंदर डाला है उसमें शुक्राणु तो हैं, क्या और भी कुछ चीज़ें पाई जाती हैं? और ये तो ठीक है शुक्राणु है, लेकिन ये शुक्राणु बना कैसे? हमने अभी तक क्या पढ़ा है, बना कहाँ पर, ये बना कैसे वो पढ़ेंगे हम लोग। ये कि कैसे बनेगा शुक्राणु, और शुक्राणु के वीर्य जो हमने शब्द इस्तेमाल किया वीर्य, कि मानव के वीर्य में शुक्राणु के अलावा क्या क्या चीज़ें होती हैं, और ये जब जांदा के अंदर जाएगा तो वहाँ पे क्या क्रियाएं होंगी, ये हम लोग पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन गॉड ब्लेस, टेक केयर, हैव फन। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।